नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी नई बनी पहचानों को उन्होंने ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ना कि देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। मामला है यूपीएससी जिहाद का। हमारे साथ में है सुदर्शन न्यूज़ की पहचान सुरेश चौहान के जी। सुरेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। और नमस्कार सबको, नमस्कार। और शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मैं और सुरेश जी हम एक दूसरे को 2013 से जानते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, एबीवीपी से हमारी बातचीत शुरू हुई और स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे स्पीच वहाँ पर गुरुकुल में सुरेश जी ने दिए थे। लेकिन मेरा सवाल यहीं से शुरू होगा सुरेश जी कि स्टूडेंट तो सब बराबर होते हैं, आप भी हमेशा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप छात्रों के प्रति ही यह जो पूरा का पूरा आपने प्रोग्राम चलाया है, इसको हम कैसे माने कि आपकी नज़र में सभी छात्र एक हैं अथवा नहीं? नहीं, सारे छात्र होने तो एक ही चाहिए जी, लेकिन छात्र के रूप में छात्र है क्या, ये भी तो पहचानना चाहिए ना। खास करके मिलावट का ज़माना है जी। दूध मिलावट लीजिए, दूध को तो अमृत ही कहा जाता है। हाँ जी। लेकिन क्या सारा दूध अमृत होता है? नहीं, मिलावट होती है। तो छात्र छात्र है, लेकिन क्या छात्र में कुछ जिहादियों को डाला तो नहीं जा रहा है कि तुमको इस देश पे कब्जा करना है? और खास करके तब जब मेरे पास एक प्रेजेंटेशन का सबूत हो कि वहाँ लिखा हो कि 30 वर्षों में तुमको इस साउथ ब्लॉक पे कब्जा करना हो, तो उसको मैं छात्र कैसे कहूँगा? मैं तो इस देश पर हमला करने वाला आतताई कहूँगा। सुरेश जी, आपने जो भी कुछ अभी तक हमें बताया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखी हैं, आपके जो वीडियोस चलते हैं उसके नीचे भी मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखी हैं और बहुत सारे लोग इससे स्वीकार्यता भी है उन लोगों की। लेकिन आप इस प्रोग्राम के माध्यम से युवाजनों को और जो माता पिता हैं उनको क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ में बताइए। देखिए, मैं पहले तो युवा और माता पिता क्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय, ये केवल किसी बच्चे की एग्ज़ाम, उसका करियर यही तक सीमित नहीं है। हमारे आपके पुरखों ने जो बलिदान देकर हिंदुस्तान को तथाकथित, पूरी नहीं लेकिन जो भी थोड़ी बहुत आज़ादी दिलाई है, यह आज़ादी जिस लोकतंत्र ने बचा कर रखनी है, उस लोकतंत्र के 4 पिलर तैयार किए गए, 4 खंबे तैयार किए कि हाँ ये भवन सुरक्षित रहेगा। वो है एक मीडिया, दूसरा है जिसमें हम न्यायपालिका कहते हैं, मतलब खबर पालिका, न्यायपालिका, एक विधि पालिका, और आखिरी जो है वो कार्यपालिका। कार्यपालिका सबसे मजबूत है। प्रधानमंत्री इस देश में जो सबसे ज़्यादा समय रहे, नेहरू, उनसे भी ज़्यादा समय काम करता है एक आईएएस ऑफिसर या जो ब्यूरोक्रेट से। राजनीति की उम्र, मंत्री बनने की, रहने की एवरेज उम्र अगर हम पिछले 35 सालों में निकाले तो 6 साल है। लेकिन कोई जो ब्यूरोक्रेट बनेगा वो 35 से 40 साल रहेगा। वो ब्यूरोक्रेसी सबसे पावरफुल है। उस ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई ये कहता है कि तुम इसमें मुसलमान बन के घुस जाओ, इस देश पे तुमको कब्जा करना है, तो ये तो बात किसी बच्चे की, उसकी करियर की, या किसी माँ की उसकी बेटे के लिए सपने की रही नहीं। ये हिंदुस्तान के सपने की है। आपके मेरे पुरखों ने बलिदान दिया, ये देश गुलाम बनाने की दिशा में जा रही षड्यंत्र की है। इसलिए ये सबने सुननी चाहिए। आपने जो बातें बताई हैं बहुत ही सरल भाषा में आपने सारी बातें रखी हैं, लेकिन हमको कौन से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जिन संस्थानों के द्वारा यहाँ पर प्रायोजित करके प्लांट किए जा रहे हैं, उनके द्वारा भारत को कब कब क्या क्या क्षति हुई है? बिल्कुल, उस दिशा में जाने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग समझे क्योंकि मुद्दा क्या है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट, एक है जिसको हम कहते हैं कंपटीशन, स्पर्धा, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जो हिंदू है उसके लिए भारत सरकार 1 रुपया नहीं देती, लेकिन अगर मुसलमान है तो उसको प्री एग्जाम मतलब तैयारी के लिए भी लाख रुपए देती है। कुल 10 लाख रुपए से ज़्यादा मुसलमान पे खर्चा करती है। और हिंदू को अपने माँ का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है, पिता की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, दिल्ली में आके धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके वो आईएएस के लिए परीक्षा दे पाता है। पास होगा कि नहीं बात की बात है। क्यों भाई, सरकार तो माए बाप है, क्यों भेदभाव कर रही है मुसलमान के साथ एक और हिंदू के साथ एक? 2 दोस्त अच्छे, एक मुसलमान एक हिंदू है, यही से भेद शुरू कर दिया आपने और फिर कहते हो कि आप माहौल खराब कर रहे हो। तो पहला तो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हिंदू मुसलमान पर, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर, उनके सिद्धांतों पर। इस देश के दलितों को रिजर्वेशन है और वो
चल रहा है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे दलित भाइयों के कोटे में अगर मुसलमान भी दलित बनकर, ओबीसी बनकर अगर एग्ज़ाम दे रहा है, तो एक तरफ वो मुसलमान कहता है कि मैं किसी धर्म का हमारे धर्म में जाति नहीं, दूसरी तरफ परीक्षा देते समय वो जाति का रिजर्वेशन लेता है, वहाँ पर भी वो 60% कोटा कहाँ लेता है? हिंदुओं का। ओबीसी उसको माना जाने के कारण उसको एग्ज़ाम मिलने का मौका मिलता है 35 साल तक, हिंदू को 32 साल तक। उसको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है 9 बार, हिंदू को 6 बार। क्यों? एंट्रेंस के लिए उसको मार्क चाहिए कम, हिंदू को चाहिए ज़्यादा। उसके बाद उर्दू का विषय आता है, तो उर्दू का पेपर बनाने वाला मुसलमान, उर्दू पेपर लिखने वाला मुसलमान, उर्दू पेपर चेक करने वाला मुसलमान। इसलिए उर्दू की भाषा में हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा से ज़्यादा रिजल्ट है। जिस देश में उर्दू बोलने वाली की आइडेंटिटी इस्लाम से या मुसलमान से जुड़ी हुई हो, उस देश में इतनी बड़ी, और कितनी बड़ी, तो 140%, 140% ग्रोथ इसमें मानी गई है 2011 से लेके 20 को हम जब तक बात करें। तो माना जाए कि अगर मुसलमान होशियार हो गए भाई, और इसलिए कंपटीशन है और वो तो परीक्षा दे के पास हो रहे, तो भाई 140% की ग्रोथ मेडिकल में है क्या? डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर में है क्या? बन रहे। तो किसी भी क्षेत्र में नहीं है, और यहाँ है। उस परीक्षा में जहाँ व्यक्ति के पास बहुत बड़ा नॉलेज होना चाहिए, वहाँ मदरसे में ग्रेजुएट किया हुआ आदमी भी आईएएस बन रहा है, जिसने जीवन में धार्मिक पुस्तकों के आगे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप ऐसी जगह पर, तो ये मेरी आपत्ति है फॉर कंपटीशन। आपने पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा, जी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं किसी को 4 रोजगार ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, किसी को 10-20 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा देने को तैयार हूँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करूँगा। इन लोगों को आईएएस बनाने का सबसे बड़ा फैक्ट्री कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो एचडी था जी, वो ज़कात फाउंडेशन चलाता है, और 40 मुसलमान चुनकर आते हैं यूपीएससी में, उसमें से 27 उसके पास से आते हैं। सोचिए, पूरे हिंदुस्तान से 18 लाख लोगों में से जो 40 लोग आते हैं, उनमें से 27 एक ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के साथ, लादेन के साथ, बुखारी के साथ, बकारी क्या नाम उसका, आईएस के साथ जी, अमेरिकन मुस्लिम एड के साथ, पाकिस्तान आईएस के साथ अगर जुड़ा हुआ हो, और उसके मेरे पास बैंक स्टेटमेंट हो, भारत के कौन से बैंक में कौन से एनजीओ से पैसा आया, तो मैं क्यों ना बोलूं? ये मेरा इसके पीछे का सिद्धांत है कि मैं इसका विरोध करूंगा। और अंकुर जी, आप तो इतना इन लोगों को जानते हैं जी, अगर मेरे पास कोई ज्यादा मसाला नहीं होता ना, तो ये मेरे खिलाफ चिल्लाते ही नहीं। इनका इतना बड़ा चिल्लाना भारत से लेके अमेरिका और तुर्की तक, इट मीन्स कि मैंने सही नस दबाई। यस। मतलब आपका कहना सीधे सीधे ये है कि जो मदरसा छाप और मदरसा ग्रेजुएट लोग हैं, ये अब आने वाले समय में भारत की अगर कमान संभालते हैं, तो एक बार फिर से मुगलिया काल आ सकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने बताई है कि इतना सारा कुछ ज़कात फाउंडेशन, अभी एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भी यही बताया गया था कि ज़कात फाउंडेशन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बाकायदा यहाँ पर बस्तियां ऑफिशियली बस्तियां बसाई जा रही हैं। तो यह तो वास्तव में हमारे आसपास के क्षेत्रों, पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या हम इसमें जो हामिद अंसारी, शाह फैजल, और अभी मैंने देखा एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है कश्मीर से, जो कि भारत के खिलाफ काफी बोल चुकी थी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के नमूने और ज्यादा पैदा हों? बहुत है, ऑलरेडी है। ओके, मैं अभी एक इसी में कार्यक्रम करने वाला हूं कि इनका प्रोडक्ट जो निकला वो क्या क्या तमाशा कर रहा है, ये भी दिखाने वाला हूं जी। केवल शाह फैजल नहीं है जो इनके यहाँ से निकला, उर्दू में ऑप्शनल लेके पेपर देके 1 नंबर पे आया, रिजर्वेशन लिया, और जो पुरोहित नाम का 2 नंबर का कैंडिडेट था, उससे कम मार्क्स होते हुए भी ये आगे निकल गया, रैंक 1 हो गया। ये आदमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मांगता है, मोदी को नहीं मांगता है जी। ये कश्मीर के अलगाववादियों का साथ देता है, भारत के विरुद्ध बात करता है। ये इनके प्रोडक्ट है, और होगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने, मनमोहन सिंह ने जो 5 केंद्र दिए, कोचिंग सेंटर दिए, उनमें से 4 केंद्र मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 5वां केंद्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है, और उसमें एक केंद्र है एमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके दीवार पर जिना का चित्र टंगा हुआ है। तो जहां जिना का फोटो लगा है, उसके आगे बैठकर आईएएस की तैयारी करने वाला आदमी हिंदुस्तान के विभाजन की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। बस
तो अभी जैसा कि आपने बताई है कि ये जो कार्यपालिका होती है इसके ऊपर पूरी तरीके से इन जिहादियों का कब्जा होता जा रहा है, तो क्या ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ये देख रहे हैं एक तरफ के राष्ट्रवादी या सनातनवादी हिंदूवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है और आए चुनाव में हम इस बात को देखते भी हैं कि अब तो एक पार्टी ऐसी है जिसने कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारना ही बंद कर दिए हैं, उनको भी पता है कि कौन हमारे जिताऊ हैं, लेकिन वो व्यक्ति 5 साल रहेगा, कोई विधायक हो एमपी हो 5 साल रहेगा। ये क्या पैरेलल दूसरी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो कि 30-35 साल तक अबाध रूप से यहाँ पर अपनी सत्ता को चलाएगी, क्या आप उस तरफ इंगित करना चाहते हैं? आप पता है कितना बड़ा पावर है उनके पास जी। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख है जी, प्रधानमंत्री देश का प्रमुख है, वो भी आईएएस ऑफिसर को निकाल नहीं सकता, उसको सस्पेंड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है जी। इतने मजबूत पोस्ट पर अगर कोई एजेंडे के साथ आता है तो विरोध तो होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम है तो सर पे बिठाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन अगर एजेंडा लेकर आ रहे हो कि तुमको 35-30 साल में ये साउथ ब्लॉक पर कब्जा करना है, फोटो दिखाकर कहते हो कि आवर गर्ल्स एंड बॉयज, अरे आवर्स, पूरा हिंदुस्तान आवर्स नहीं है क्या? और हम तो ये मानते हैं ना कि कोई कलेक्टर बना, कलेक्टर छोड़ो, सरकारी चपरासी भी जाति धर्म का नहीं होना चाहिए, देश का होना चाहिए। तब आप कहते हो कि मुसलमान होना चाहिए, आप कहते हो मुसलमान होना चाहिए तो चलेगा, और मैं कहता हूं कि मुसलमान ज़्यादा हो गए तो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेके सब जगह पर मिसलीड कर रहे हैं। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था, मुझे पता नहीं उसको कोर्ट करना कितना कानूनी है क्या नहीं, लेकिन उस कार्रवाई में भी वकील साहब हमारे बारे में झूठ फैला रहे थे। तो जाकिर नाइक तो अभी खुले तौर पर कहा यही बात। जाकिर इसमें पार्टनर है। हाँ बिल्कुल, जाकिर का पार्टनर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल का डायरेक्टर है। और मैं भी देख रहा था एक कलीम सिद्दीकी जो कि हिंदुओं को अपनी विचारधारा के हिसाब से कोई व्यक्ति मानता ही नहीं है, जानवरों से भी बदतर मानता है, वो इसका सदस्य है जेडएफआई का। और ये लोग अपने बच्चों के अंदर वही विचारधारा प्रस्तुत नहीं करेंगे, वही प्लांट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और वो कहता है मैंने 5 लाख हिंदुओं को मुसलमान कन्वर्ट किया है, जो कहता है। यस, ही इज द मेंटर ऑफ आईएएस कैंडिडेट। यस, नहीं, आपका जो पूरा का पूरा मुहिम है ये बहुत बड़ी है, और मैं तो सत्य सनातन के ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में जहां तक भी हमारी आवाज़ पहुंच रही है, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि वो इस समय पर, खास तौर पर इस समय पर, क्योंकि सुरेश चौहान के जी अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य मैं जहां तक सोचता हूं बहुत सुरक्षित है। वो हमारे और आपके जो बच्चे, आने वाली फसलें और नस्लें, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका तन मन धन से सहयोग करें, मैं तो इतनी यही अपील करना चाहता हूं। मेरा एक अंतिम आपसे सवाल है कि आप युवाओं से क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है? देखिए अंकुर जी और तमाम मित्रों, जिस भी देश को जिसने बचाया है उसका इतिहास निकालिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश का निकाले, युवाओं ने बचाया है। क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए तो उत्क्रांति चाहिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए क्रांति चाहिए, और क्रांति युवा धमनियों में होती है, युवा जोश में होती है, युवा होश में होती है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं को कहता हूं कि वैसे ही अधूरे आज़ादी हम जी रहे हैं, केवल राजनीतिक आज़ादी हमारे पास है, वो भी झुंड में पैदा होते हुए लोग अपने वोटिंग राइट से बदल रहे हैं। ऐसे में अगर लोकतंत्र में घुसकर कोई व्यवस्था को बदल रहा है, मालिक बनना चाह रहा है, वो अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन को अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली डाल रहा है, फिर भी आप लोग चुप है और केवल अपने करियर की सोच रहे, तो आपसे, हमसे चुप रहने वाले से बड़ा पापी कोई नहीं है। और इसलिए ये वक्त न्यूट्रल रहने का, देखते रहने का, और देखिए कोई और करेगा हमें उससे क्या, ऐसा कहने का नहीं है, ये उतरने का है। शायद जब अंग्रेज एक फोर्स इस देश के खिलाफ थी, दुश्मन थी, तब हमारे लोगों ने इतना बलिदान दिया। इस वक्त हमारे खिलाफ फोर्सेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी सैनिकों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में हमारे लोगों ने भी बड़ा बलिदान, बड़ा संघर्ष करने की तैयारी रखनी चाहिए। और इस चैनल के दर्शक सत्य सनातन के, मैं जानता हूँ कि पक्के देशभक्त हैं, पक्के हिंदूवादी हैं, इसलिए मेरे आपसे विशेष अपेक्षा है कि इस शो को केवल दर्शक के रूप में मत देखिए, ये आपकी, हमारी समूची लड़ाई है। इस लड़ाई के ऊपर आप अपने फेसबुक पर जाए, व्हाट्सएप पर जाए, ट्विटर पे जाए, जितने भी आपके लोग हो, आप हमारा दोनों का केवल वीडियो शेयर मत करो,
इसको करो, आप अपना वीडियो बनाओ, अपना वीडियो लोगों को दिखाओ और उसके द्वारा आप लोगों को समझाओ। ये मैं चाहता हूँ। साथ साथ में आप जब सुदर्शन के शो रोज़ रात 8 बजे आपके पास आएंगे, उसको लोगों को अवेयर करो। ये मेरी बेसिक बात है। बाकी मैं तो कितना भी टाइम देने के लिए तैयार हूँ इस चैनल के लिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थोड़ी देर बाद होने वाली है, फिर भी आप एक आध दो प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, एक आपने लास्ट टाइम जब हम प्रोग्राम देख रहे थे तो आपने एक मुस्लिम ऐसे अधिकारी की बात की थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक के जहाज की तलाशी ले ली थी। मैं चाहता हूं कि आप वो एक्सपीरियंस जो है उन समय का, उन लोगों का, और वो जो खबर है जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इससे स्पष्ट पता लगता है कि जिस प्रधानमंत्री को पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री माना जाता है, उसको भी रोकने की ताकत एक ऐसे जिहादी आईएस में हो सकती है। और ऐसा शक्तिशाली कहने वालों में वो है, वो कहते हैं कि मोदी तो हिटलर है। यस। तो मोदी को वो हिटलर या हिटलर से भी बड़ा विश्व का सबसे दमनकारी प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का हवाई जहाज चेक, हेलीकॉप्टर चेक कौन करता है? एक ऑफिसर करता है। मतलब आप सोचो कि कितनी ताकत ब्यूरोक्रेसी में है। न्यूक्लियर बटन तो प्रधानमंत्री के पास नहीं होता ना दबाने को, जाके थोड़ी दबाते हैं जी, वो तो आदेश देते हैं। लेकिन जो बटन दबाने के लिए उनको फीडबैक देना और उनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी का है। तो ये ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक शक्तिशाली है, ये बनाई किसने? मैं सारे ब्यूरोक्राट्स पर मेरा आक्षेप नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो अंग्रेज बना के गए ना। यस, बिल्कुल। तो वो किस लिए बनाई थी? क्यों हमने बदलाव नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं यूपीएससी के खिलाफ बोल रहे, अभी जज साहब भी बोल रहे थे कि यूपीएससी के खिलाफ बोल रहे। अरे भाई, जिस देश के लोकतंत्र में राष्ट्रपति के ऊपर भी बोलने की छूट हो, वहां एक यूपीएससी, जो कि आपको पता है, दर्शकों को नहीं पता होगा, शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, यूपीएससी किसी को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो कम कर सकती, किसी को कम, मतलब पेपर में मार्क्स कम ज्यादा कर सकती है, करती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा, 2018 की बात है अभी, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम आपको बता नहीं सकते कि हम क्यों कैसे करते हैं। तो जिस देश में सूचना के अधिकार पर पूरी ट्रांसपेरेंसी की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो, संसद की कार्रवाई लाइव हो रही हो, हमारे जजेस की कार्रवाई भी लाइव, अभी हम लाइव देख रहे थे, अभी थोड़े दिनों में वो अपना चैनल लाने वाले। इतनी ट्रांसपेरेंसी जिस देश में हो, वहां पर आप परीक्षा में किसके मार्क घटा रहे हो, किसके बढ़ा रहे हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर अगर आप छुपा रहे हो तो समथिंग is going wrong। Yes। बस। और वो कि देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, और सुरेश जी ने पहले ही कह दिया कि चाहे हम कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी समझौता नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल। आपने आवाज उठाई है, लोगों तक ये बात पहुंचाई है। एक पॉइंट यहां पर बच जाता है कि यह सरकार आए हुए 6 साल हो गए हैं। आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश की सारी संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार तो अल्पसंख्यकों का है। तो यह 6 साल से कंटिन्यू करने में मोदी सरकार है या मोदी सरकार के मंत्री लोग हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ा, इतना आसान गेम नहीं है जी। ये बहुत बड़ी शक्तियां है। अब भारत के मुसलमान को 40 करोड़ में काउंट करके मत चलिए। यस। वो पैन इस्लामिज्म का हिस्सा है, उम्मा है, पूरा विश्व है। यस। ये जो आइडिया है, ये मनमोहन सिंह की है। आइडिया ऑफ इंडिया मोदी जी की क्या है? सबका साथ सबका विकास, एक समान। जो प्रतिभाशाली आगे जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी तत्वतः कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मुसलमान को 13 मार्क्स एवरेज ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ये मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, इस सरकार में कंटिन्यू चल रहा है। हमारा कहना है कि ये सरकार की नीति जो है ये गलत है और इसको मोदी सरकार ने बदलना चाहिए। तो सरकार से मांगे, गलत हो रहा है तो भाई, अगर मोदी सरकार भी गलत कोई परंपरा चला रही तो उसका विरोध करना चाहिए, ये हमारा भूमिका है। जी। आपने अभी तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं बहुत प्रखरता के साथ में, साहस के साथ में उठाए हैं, और अभी सुरक्षा का मुद्दा भी हो गया था, पूरा देश उसके लिए काफ़ी चिंतित है आपके लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी भेजते हैं। वो सारी की सारी शुभकामनाएं मैं आपके सुपुर्द करता हूं, क्योंकि सत्य सनातन के जितने भी दर्शक हैं वो सुदर्शन के भी दर्शक हैं, और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्य में आप पूरे देश के लिए जो कार्य फिलहाल कर रहे हैं और आने वाली नस्लों और फसलों के लिए बहुत बहुत अनुकरणीय भी है, और बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंकुर ने भी आर्थिक सहयोग सुदर्शन को भेजा है। मतलब ये इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस वक्त
दुनिया भर के जिहादी सुदर्शन के विज्ञापन देने वालों को फोन करके ट्विटर पे ऑफिशियली ट्वीट करके कह रहे हैं कि सुदर्शन की ऐड बंद नहीं करोगे, सुदर्शन पे ऐड चलाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट हम बायकॉट करेंगे। अमूल के लिए तो अमेरिका में भी लोगों ने कहा, उनके रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जी हमारी कई ऐड हटी। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे डोनेशन भेजो। अगर आपको लगता है कि यह आंदोलन सही दिशा में है, हम ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, तो सुदर्शन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो आप कर सकते हैं, अगर आप मेरे आगे चलने को तैयार है तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आप अगर मेरे साथ चलने को तैयार है तो मैं आपको साथ लेके चलूंगा। अगर आप मेरे पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है तो मैं आपके आगे चलने के लिए तैयार हूं। आप अगर महाराणा प्रताप नहीं बन सकते तो आप भामाशाह बनिए, यही हमारा आह्वान है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पिन कमेंट में वो लिंक भी दूंगा जिससे कि आप डायरेक्ट सुदर्शन को डोनेट कर सकते हैं, और जिस भी स्थिति में आप कुछ भी सहायता करना चाहते हैं वो वहाँ से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 42 में हो